हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन में लगे होंगे। और अभी अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हो जुलाई में, तो उसके लिए बस आपके पास 1-1.5 महीने और बचे हैं। तो पूरा एकदम उससे लग जाइए और प्रिपरेशन में आप कोशिश करिए कि जो है आप ये जो है आपके PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कम से कम 5-7 सेट तो लगा ही लीजिए। जो 2018 के बाद के जो भी क्वेश्चंस हुए हैं, क्वेश्चन पेपर, उनको लगा के देख लीजिए कि उससे क्या है। दो बातें होती हैं। एक बात है कि आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। ये सीटेट का पेपर जो है क्वालिफाइंग पेपर होता है। उसमें आपको, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो 90 नंबर जो है पाना होता है, और अगर आप किसी अदर कैटेगरी में हो तो मतलब 82-83 आपका एक वो होता है। तो आप 90 नंबर मान के चलिए जनरल के लिए, ठीक है। क्वालिफाइंग है तो आपका टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। उसमें आपके अभी मैं पेपर 2 के लिए लेके आई हूँ। ये पेपर 2 का CDP है। CDP दोनों पेपर में होता है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में होता है। और उतना ही लगभग वैसा ही रहता है उसका, दोनों का ही जो है सिलेबस और पैटर्न सब एक जैसा ही रहता है। पहले पेपर में EVS रहता है, हिंदी और इंग्लिश पैसेजेज रहते हैं। और ये है, देखिए पेपर 1 के लिए क्या है। पार्ट 1 में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी CDP बोलते हैं 1 से 30 तक। उसके बाद मैथमेटिक्स पार्ट 2 31 से 60। उसके बाद इन्वायरमेंटल स्टडीज़ 61 से 90। फिर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपने जो भी डाला हो। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी डाला हुआ है। लैंग्वेज 1 में इंग्लिश या और लैंग्वेज 2 में हिंदी, जो भी जैसा लगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन इसके होते हैं, जिसमें कि 15 नंबर जो है पैसेजेज के होते हैं और 15 नंबर आपके पेडागोजी के होते हैं, ठीक है। तो ये आपका पेपर 1 के लिए हो गया, ठीक है। ऐसे ही पेपर 2 के लिए भी होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें भी 30 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद पार्ट 2 में मैथमेटिक्स एंड साइंस और सोशल स्टडीज़, दोनों में से एक भरना होता है। अगर आपने मैथमेटिक्स, आपका ग्रेजुएशन जो है मैथमेटिक्स या साइंस से है तो आप ये वाला पेपर डालोगे, और सोशल स्टडीज़ से है तो ये वाला। उसके बाद लैंग्वेज आपका इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, जो भी डालना हो आपको, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपको 2 डालने होते हैं। तो 30-30 करके होते हैं। 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है। 150 में से आपको 90 नंबर पाना होता है जनरल के लिए, ठीक है। 2.5 घंटे का पेपर होता है और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अभी जो है उससे कोरोना काल में ऑनलाइन पेपर हो रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल ऑफ़लाइन पेपर चल रहा है। ऑफ़लाइन कब तक चलेगा ये अभी नहीं पता है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल इस बार जुलाई में ऑफ़लाइन ही होने वाला है, ठीक है। ये रही इसके बारे में जानकारी, सीटेट के बारे में। तो अभी मैंने 7 क्वेश्चन कल एक वीडियो में कराए थे, एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उसको आप मेरे ही चैनल पे जाके देख लीजिएगा। चैनल पसंद आए, आपको कुछ फ़ायदा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप जो है आपको फ़ायदा होता रहे। और साथ ही आपको अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें कि एक कथन दिया हुआ है, अभिकथन है असर्शन, और उसका एक रीजन दिया हुआ है। आपको पहचानना है कि उसमें से असर्शन सही है, रीजन सही है, और रीजन जो है असर्शन का सही कारण है। तो ऐसे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि जैसे बोथ A and R आर ट्रू बट R इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स, A and R आर फॉल्स, बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ठीक है। तो आ जाते हैं। अभिकथन क्या है। वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। देयर इज़ नो ऑब्जेक्टिवली डिफाइनेबल मोमेंट व्हेन अ चाइल्ड इंटर्स मिडिल चाइल्डहुड और एडोलसेंस। एकदम सही बात है कि ऐसा कोई निश्चित क्षण नहीं है कि बस इसी क्षण में बच्चा
जो है किशोरावस्था में प्रवेश कर गया। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चे 1-2 महीने पहले पहुंच जाते हैं, कुछ बच्चे 2-4 महीने का और टाइम लगाते हैं, तो ऐसा कोई निश्चित क्षण नहीं होता। दूसरा कारण क्या है, विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस इन नेचर। तो दोनों ही ये सही हैं, लेकिन जो असर्शन है वो रीजन जो है असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो हम इसके सही उस पे जाएंगे, फर्स्ट वाले पे। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। इन विच स्टेज ऑफ कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रंस रीजनिंग रिवॉल्व अराउंड एथिक्स ऑफ लॉ। मोरल मोरलिटी की जो ये आपकी थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट की, उन्होंने 3 स्टेजेस दी थी। कन्वेंशनल मोरलिटी, प्री कन्वेंशनल मोरलिटी, कन्वेंशनल मोरलिटी और पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी। हेट्रोनॉमस मोरलिटी और ऑटोनॉमस मोरलिटी, ये जो है ये जीन पियाजे जी ने दिया था। तो यहाँ पे कोलबर्ग की बात हो रही है, तो आपका पहला और चौथे में से कोई एक उत्तर होना चाहिए। इसमें लॉ और एथिक्स की बात हो रही है। इनके तीनों जो स्टेजेज हैं, इन तीनों स्टेजेज में हर स्टेज के 2-2 अपने सब स्टेजेस थे। तो उसमें जो है आपका प्री कन्वेंशनल में तो ये नहीं आता, कन्वेंशनल मोरालिटी में जो है लॉ ऑर्डर का बात आता है, क्योंकि प्री कन्वेंशनल में तो बच्चे को पनिशमेंट वगैरह के डर से या लालच में बच्चा काम करता है, वहाँ उसको रूल वगैरह नहीं मालूम होता है प्री कन्वेंशनल में। तो सही जो है इसमें कन्वेंशनल मोरालिटी ही आएगा। लॉ वगैरह जो है उसको तभी मालूम होता है कन्वेंशनल मोरालिटी में। ठीक है, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर इन फैसिलिटेटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। ठीक है, पहला, टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग, आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने के का मार्गदर्शन और समर्थन करना। दूसरा, टू अलाउ द स्टूडेंट टू लर्न कम्प्लीटली इंडिपेंडेंटली, छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति दे देगा तो टीचर का क्या काम। उसके बाद, टू गिव ओनली दोज टास्क दैट द स्टूडेंट कैन करेंटली डू इंडिपेंडेंटली, केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है, तो भी स्कूल आने का और टीचर का कोई मतलब नहीं है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू द स्टूडेंट, छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, इसका मतलब रोट लर्निंग पे फोकस करना, जो कि एकदम गलत है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, आलंबन के माध्यम से छात्र को सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। पहला, टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये भी एक असर्शन रीजन है, अभी हमने पढ़ा है 8वां वाला सेम क्वेश्चन। तो इस पे इसका असर्शन देख लेते हैं क्या है। टीचर शुड कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन स्टीरियोटाइप्स एंड बायस, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक भी एक इंसान होते हैं, वो किसी समुदाय, किसी विशेष वर्ग से, कहीं से भी आए हुए होते हैं। कोई भी उनका एक निश्चित वो उनके पालन पोषण का, उनके बड़े होने का एक वो हो सकता है जगह। तो उनको अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करते रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें एक क्लास लेनी होती है और उनके क्लास में हर वर्ग, हर तबके का इंसान होता है। तो आप किसी भी एक वर्ग विशेष के प्रति बायस नहीं हो सकते हैं। इसका रीजन क्या दिया है, कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग मीन्स दैट टीचर आर रिफ्लेक्टिव, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। बिल्कुल सही, शिक्षक चिंतनशील होगा तभी अपने रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करेगा। तो इसका है कि ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है, आंसर नंबर 4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडोलसेंस इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
Adolescence is generally considered to begin with puberty, the process that leads to sexual maturity and the ability to reproduce. किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। एकदम सही है। दूसरा, एडोलेसेंस इज डेवलपमेंटल ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इंटेलिंग फिजिकल, कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। बिल्कुल होते हैं भाई। किशोरावस्था जो है बचपन और वयस्क के बीच एक स्टेज है जो कि जिसमें ये सब परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर users in and experience adolescence in a similar manner. विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि विभिन्न संस्कृति के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में कैसे प्रवेश करेंगे। उनके रहन सहन का ढंग अलग है, उनके खान पान के तरीके अलग हैं। कई जगह जो है थोड़ा जल्दी एडोलेसेंस हो जाता है, कि कुछ जगह थोड़ा लेट होता है, कुछ जगह इसको सेलिब्रेट करते हैं। जैसे साउथ वगैरह में भी जो है प्यूबर्टी को सेलिब्रेट किया जाता है, उसका एक वो लोग अपना उसको फेस्टिवल की तरह मनाते हैं, जबकि हमारे यहाँ और टाइट हो जाते हैं थोड़ा। तो हर पेरेंट का अपना अलग तरीका होता है और बच्चों का भी अलग वो होता है। तो आपको जो है नहीं वाला ही बताना है, तो ये थर्ड वाला इसमें आंसर होगा। किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। एडोलेसेंस इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल, कोई भी जो स्टेज है, कोई भी आपका परिवर्तन है, ये आपके विकास के जो भी स्टेजेज हैं वो सब एक सोशल रचना, सामाजिक रचना ही है, सोशल कंस्ट्रक्शन ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल आर्गूमेंट ऑफ कैरोल गिलिगन्स क्रिटिक ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज अराउंड। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। पहला, ओवर एस्टिमेशन ऑफ चिल्ड्रंस मोरल एबिलिटीज, बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना। दूसरा, यूज ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन स्टडिंग चिल्ड्रन, बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग। तीसरा, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टडी फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ। चौथा, इथिक्स ऑफ केयर एंड द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। जो कैरोल गिलिगन का जो क्रिटिक था, जो आलोचना का केंद्र का तर्क था, मेनली वो नारीवादी दृष्टिकोण की तरफ था, क्योंकि जो कोहलबर्ग जी ने थ्योरी दिया था उसमें मतलब वो मोस्टली जो है बॉयज़ को ही लेके था, उसमें आपके गर्ल्स के पर्सपेक्टिव नहीं थे। तो उन्होंने इसका दिया था कि जो है नारीवादी दृष्टिकोण उसमें नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर जो है चौथा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, इसमें भी असर्शन और रीजन का ही है। स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली टू डू वेल एंड स्टे इन स्कूल इफ दे हैव इमोशनल अटैचमेंट टू देयर स्कूल एंड बिलीव दैट दे मैटर। छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप भी अपने स्कूल से जुड़े हुए होंगे और आज भी अगर वहाँ से गुजर जाइए तो लगता होगा हाँ मेरा स्कूल है, यहाँ से जुड़ी कितनी अच्छी यादें हैं, या किसी की ख़राब भी यादें होंगी, तो मतलब एक आपको इम्पल्स आता ही है वहाँ पे जाने में। तो अच्छी आदतें होंगी, अच्छी यादें होंगी, तो वो आपको वहाँ बने रहने की और अच्छा प्रदर्शन की अधिक संभावना देती है। एकदम सही बात है। दूसरा है, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इमोशंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग। बहुत सही बात है, क्योंकि आपकी अगर अच्छी फीलिंग है, अच्छे इमोशंस हैं, तो आपको एक बूस्टिंग का मिलेगा, बूस्ट होंगे आप और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और अगर कहीं से जी आपका उचट जाता है, आपको वहाँ अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको वहाँ कोई काम करने का मन नहीं होगा, आपका अच्छा प्रदर्शन अपने आप नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्या है कि ये दोनों ही कथन अपने में सही हैं और जो कारण है वो उसका अभिकथन का सही एक्सप्लेनेशन है। तो इसका फोर्थ होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फोर्थ।
ओके। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ हेल्प मिली होगी। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।